श्रीमती लता दीदी चंद्रकर, गाला सुब्रमण्यम सर, अगदी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आजच्या या कार्यक्रमासाठी सर्व संजय पाटिल साहब करेंगे। ऐसे मैम को मिलाएंगे। इनका स्वागत श्री आर्यन राव सर, इनका सत्कार दत्ता गौड़े कर रहे हैं। जय सरदार, जय सरदार। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहेब, हिंदुस्तान के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, महात्मा फुले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब महामानवों को, विचारकों, सबको विनम्र अभिवादन। जिनके विचारों से महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का सबसे बड़ा विचारों का संत तुकाराम महाराज, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, सब इन संतों को श्रद्धेय वंदन। महाराज की इस भूमि में और छत्रपति संभाजी नगर के इस जिले में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का इस ऐतिहासिक अधिवेशन यहाँ इस जगह पर हो रहा है। इस कार्यक्रम में, इस मंच पर जो मान्यवर उपस्थित है उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर VS निरंजन साहब, महासभा के महासचिव डॉक्टर उमेश कुमार पटेल जी, यहाँ आए हुए सब मंच पर अतिथिगण, कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय के युवा अध्यक्ष माननीय धीरज पाटीदार साहब, उद्योग महासंघ के, पण आपण पाहतो की महाराष्ट्राच्या बाहेर कुणबी मराठा समाजाला कुर्मी, कुडमी, महतो, कुणबी, कुलबी, अंजना, कलबी, कुलबी, कणबी, पाटीदार, सिरबी, डांगी, पाटीदार, धानुक, कंबाज, रोड मराठा, खंडायत, महंता, मराठा कुणबी, कुलवती, कुलवाडी, कम्मा, कापू, रेड्डी, वक्कालिंगर, कुडंबी, कुडंबर, वेल्हार आदी ही शेतीची समुदायासाठी संबंधित असणाऱ्या जेवढा समाज आहे, सर्व जाती आहेत, त्या सर्व कुर्मी समाजामध्ये येतात। पण ह्या जाती आपण ओळखायला अनेक वर्ष आपल्याला लागली। हीच जर माहिती आपल्याला आणखीन 50 वर्षापूर्वी, 100 वर्षापूर्वी जर माहिती मिळाली असती तर आपण नक्कीच आपल्या समाजाला ह्या अगोदरच आपण संपर्कात आलो असतो आणि चांगल्या पद्धतीने आपण सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक चांगल्या पद्धतीने प्रगती करू शकलो असतो। जो पाटीदार समाज, पटेल समाज गुजरात मध्ये आहे, तो 80 ते 90% समाज जो कुर्मी आहे, मराठा आहे, त्याला कलबी म्हणतात, कणबी म्हणतात, अशा पद्धतीचा जातीचा उल्लेख त्याच्यावर आहे। आणि हा समाज सर्वात जास्त म्हणजे उद्योग धंद्यामध्ये अग्रेसर असून त्याने उद्योग धंद्यामध्ये प्रचंड अशी मदत मारलेली आहे। आज गुजरात मध्ये 80 ते 90% सर्व उद्योग धंदे हे पाटीदार किंवा पटेल समाजाच्या हातामध्ये आहेत। आणि हे सर्व पटेल आणि पाटीदार समाज हा कुर्मी समाज आहे, कुणबी समाज आहे, मराठा समाज आहे। पण हे आपल्याला ओळखायला अनेक वर्ष लागली। ही ओळख कुठेतरी आपली व्हावी याच्याकरता महासभेचे अशा पद्धतीचं अधिवेशन घेतलं जातं। आणि असे अधिवेशन घेतल्यानंतर आपला समाज भारतामध्ये कोणत्या आणि किती आणि कशा नावाने ओळखला जातो याची माहिती फक्त कुर्मी महासंमेलनाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळू शकते। आणि हे करण्यासाठी आपण भारतामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीचं संमेलन भरवत असतो। ते आपण कुर्मी महासभेच्या माध्यमातून
कधी उद्योग महासभेच्या माध्यमातून, तर केव्हा महिला महासभेच्या माध्यमातून, युवा महासभेच्या माध्यमातून, तर कधी बडिया महासभेच्या माध्यमातून. महासभेच्या 32 विंग आहेत, पूर्ण भारतामध्ये कार्यरत आहेत. किसान महासभा आहे, कृषी महासभा आहे. अशा पद्धतीने ज्याच्यामध्ये ज्याला इंटरेस्ट असेल, ज्याला ज्याबद्दल आकर्षण असेल, ज्याला आपण त्याचे विचार त्याशी जुळते असेल, तो त्या विचाराने त्या संघटनेमध्ये काम करत असतो. आज आपण पाहतो की ह्या संघटनेमध्ये भारतामध्ये चांगल्या प्रकारचे सगळे IAS ऑफिसर, क्लास 1 अधिकारी, मोठे मोठे नेते, आज आपल्या केंद्र सरकारमध्ये सर्वात मोठे कॅबिनेट मंत्री जे आहेत, आणि आतापर्यंत भारताच्या संसदेमध्ये कुर्मी समाजाचे 100 खासदार आहेत. आणि हे खासदार वेगळ्या नावाने ओळखले जातात. पण आपण जर सीमित असलो, कुर्मी किंवा कुणबी किंवा मराठा या नावाने फक्त महाराष्ट्रामध्ये आपण ही चर्चा करत राहिलो, तर आपण दिल्लीमध्ये असो किंवा आंध्रमध्ये असो, कर्नाटकमध्ये असो, बिहारमध्ये असो किंवा गोव्यामध्ये असो किंवा MP मध्ये असो, या ठिकाणी आपण त्या समाजाला ओळखू शकत नाही. पण एक कॉमन नावाने, म्हणजे कुर्मी या नावाने जर आपण सर्वांनी कुर्मी हा कॉमन नाव जर ठेवला, तर भारतातल्या प्रत्येक आपल्या कुर्मी समाजाशी आपण सहज संपर्क साधला जाऊ शकतो. आणि हा सर्वात जास्त आपल्याला आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक चांगला फायदा होऊ शकतो. या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक प्रकारची कामं राबवली जातात. आज या ठिकाणी जर पाहिलं तर धनंजय वर्मा साहेब जे आहेत, ते महासभेचे अध्यक्ष आहेत. उद्योग महासभा भारतामध्ये ते चालत असतात. पूर्ण भारतामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये उद्योग महासभेच्या शाखा आहेत. ते गुजरातमध्ये जे पाटीदार समाज आहे, पटेल समाज आहे, त्या ठिकाणी सर्वात मोठे उद्योग धंदे चालतात. त्या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रातल्या किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरचे जेवढे तरुण आहेत, त्यांना त्या ठिकाणी नेऊन चांगलं प्रशिक्षण देतात. आणि त्यांना जर उद्योग व्यवसाय बनायचा असेल, तर तशा पद्धतीचे ते मार्गदर्शन करत राहतात. आणि चांगल्या पद्धतीने डायरेक्ट थेट त्या उद्योग धंद्याकडून आपल्या ह्या तरुणांना रोजगार देण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत असतात. आज आपण पाहतो हे सर्व जे आपल्या तरुणांना जर मिळवायचं असेल, तर आपण आपले कुणबी किंवा मराठा हा जो आपण मर्यादित शब्द महाराष्ट्रामध्ये वापरतो, तो कुठेतरी आपण ब्रॉड केला पाहिजे. आपण मनाचा मोठेपणा दाखवला पाहिजे. ज्यावेळेस आपला एखादा बांधव कोकालिंगा असो, कप्पा असो, कम्मा असो, रिटी असो, ज्यावेळेस आपण त्याशी बोलतो, त्यावेळेस आपण आपली चर्चा केली पाहिजे तर आपण एकच आहोत, आपण कुर्मी आहोत, आपण मराठा आहोत, आपण कुणबी आहोत. अशा पद्धतीने आपण जर चर्चा केली आणि एकामेकांशी जर आपण संवाद साधला, तर आपण बऱ्यापैकी चांगल्या पद्धतीने आपण भारतामध्ये एक चांगल्या पद्धतीचे संघटन तयार करू शकतो. एखाद्या समाजाचं सर्वात मोठं संघटन जर असेल, तर त्या समाजाचा प्रचंड विकास होतो. आता आपण पाहिलंय, कोणताही राजकीय पार्टी किंवा राजकीय नेता अशा पद्धतीने एखाद्या समाजाचा विकास करू शकत नाही. त्याला सर्व समाजाला एकत्र घेऊन त्याला त्याचा विकास करायचा असतो. तर आपल्याला विकास करायचा असेल, समाजाचा विकास करायचा असेल, तर आपण सर्वांनी आपल्या बांधवांची ओळख झाली पाहिजे. आणि ही बांधवांची ओळख करण्याकरता ही सर्व मंडळी या स्टेजवर आली आहेत. या सर्वांनी हे तुम्हाला आपली मतं सांगतील का भारतामध्ये कशा पद्धतीने त्यांनी हे संघटन उभं केलंय, त्याची पूर्ण माहिती तुम्हाला देतील. आणि त्या त्या राज्यामध्ये त्या त्या समाजाला कोणत्या नावाने ओळखलं जाते आणि त्यामध्ये आपले कोणते हिस्टॉरिकल पर्सन, म्हणजे ऐतिहासिक पुरुष आपले कोणते, त्यामध्ये आपण जर पाहिला तर चोल राजा जर आपण पाहिलं, चोल राजा, एवढी मोठी हिस्ट्री आहे. आणि ही व्यक्ती म्हणजे कुर्मी समाजाची. यांनी पाहिलं तर मध्य एशिया परत सर्वात मोठं राज्य केलेलं आहे. आणि हे 1 ते 1.5 हजार वर्षापूर्वी त्यांनी हे राज्य केलेलं आहे. आणि हे राज्य करत असताना प्रचंड कुर्मी समाजाचा जो ऐतिहासिक वारसा, जो कल्चर आहे, जी सांस्कृतिक जडणघडण आहे, जो सांस्कृतिक ठेवा आहे, तो आज आपण पाहतो का कंबोडिया जो देश आहे, त्या देशामध्ये सुद्धा विष्णूचं जे मंदिर आहे, ही मंदिरं उभारण्यासाठी त्यावेळेस आपल्या राजाने त्या ठिकाणी जाऊन ज्यावेळेस राज्य केलं, त्यावेळेस ही संस्कृती त्या देशाच्या बाहेर गेली. ही संस्कृती बाहेर नेण्यासाठी हे आपले कुर्मी राज्य, त्या पद्धतीने त्यांनी चांगल्या पद्धतीचा असं प्रयत्न केलेला आहे. आज आपण पाहतो की आदरणीय खिलावन साहेब जे आहेत, वेळा रमेश बैस म्हणून जे राज्यपाल आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आले होते, ते 5 वेळा त्या दुर्ग लोकसभेमधून निवडून गेले आहेत. आणि रमेश बैस सुद्धा आपल्या कुर्मी समाजामध्ये येतात. आज त्याच ठिकाणी दुर्ग लोकसभेमध्ये विजय बघेल म्हणून खासदार आहेत. आणि ते खासदार छत्तीसगडचे कुर्मी महासभेचे अध्यक्ष आहेत.
अशा पद्धतीची गौरवशाली परंपरा, फार मोठी परंपरा आहे ह्या महासभेला. या महासभेची माहिती आपल्याला सर्वांना युट्यूब, गुगलवर चांगल्या पद्धतीने मिळू शकते. आपण ही माहिती घेतली तर आपल्याला लक्षात येईल की आपण भारतामध्ये कशा पद्धतीने आहोत, आपण काय करतो आणि आपले ऐतिहासिक पुरुष कोण आहेत आणि त्यांचं मार्गदर्शन किंवा त्यांचा आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर कसा आहे. तर अशा पद्धतीचे आपण जर चाललो तर खरोखरच एवढे आदर्श फक्त आपल्या समाजामध्ये आहेत हे आपण विसरून चालणार नाही. आणि त्यांचा आदर्श जर डोळ्यासमोर ठेवला तर आपल्या समाजाला वेळ लागणार नाही. पण असे आदर्श जे आपल्या समाजाचे आदर्श आहेत, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ साहेब, छत्रपती शिवराय, संभाजीराजे, शाहू महाराज, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, अशा अनेक व्यक्ती होऊन गेल्या तर त्यांनी आपल्या समाजाला प्रचंड असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. तुम्हाला थोडक्यात एक माहिती सांगायची म्हणजे आपले भारताचे पहिले कृषी मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हे प्रथम त्यांच्या जातीय दाखल्यावर मराठा लावत होते. पण त्याच्या लक्षात असं आलं की आपण मराठा लावल्यानंतर हा देश राज्यघटनेने चालतो. पण त्याने त्यावेळेस त्यांच्या जातीय दाखल्यावर कुणबी लावला आणि इतर सुद्धा मराठा बांधवांना सांगितलं का तुम्ही सर्वांनी कुणबी लावा तरच ह्या आरक्षणाचा फायदा मिळू शकतो. आणि त्यावेळेस बऱ्याच मराठा बांधवांनी ऐकलं नाही आणि त्यामुळे ते आरक्षणापासून वंचित राहिले. आणि हेच चळवळ आता महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे आणि बऱ्याच मराठा बांधवांना अशा पद्धतीचं कुणबी दाखले मिळण्यासाठी आज प्रयत्न सुरू आहेत. आज आपण पाहतो की आजची ही जी महासभा आहे, आजचं हे अधिवेशन आहे, या अधिवेशन संबंधी जर बोलायचं झालं तर सर्वात महत्वाचं म्हणजे असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये 36 जिल्हे आहेत. 36 जिल्ह्यामध्ये अनेक मेट्रोपॉलिटन सिटी आहेत, त्यामध्ये 26 महानगरपालिका आहेत, साधारण 55,000 जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत, 13 करोड़ जनसंख्या है महाराष्ट्र की, उसमें 50% के आगे कुर्मी जनसंख्या है, उसको कुणबी और मराठा कहते हैं. तो इस जनसंख्या को अगर इकट्ठा करते हैं तो हम महाराष्ट्र में नहीं है तो देश पर राज कर सकते हैं. सबसे ज्यादा संख्या जो है तो महाराष्ट्र में. आपण सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. कोणी कोणत्याही राजकीय पार्टीमध्ये जा, त्यासाठी त्याला जी मदत लागेल त्यासाठी महासभा वाटेल तेवढे मदत करण्यासाठी तयार असते. या महासभेच्या मंचावरून आपला हा एक जर गैरसमज असेल तर तो कोणी गैरसमज ठेवू नये. समाजाची महासभा जी असते ती कोणत्याही पक्षाची नसते. यामध्ये कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते, मंत्री कोणीही या मंचावर येऊ शकतात, आपले विचार मांडू शकतात, समाजाला पुढे घेऊन जाऊ शकतात. आज आपण पाहतो की डॉक्टर बाबूलाल सिंग या ठिकाणी आहेत. डॉक्टर बाबूलाल सिंह, उनका भी नाम भूल गए थे हम, तो पीछे बैठे थे. लेकिन डॉक्टर बाबूलाल सिंह है महाराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने पहले महाराष्ट्र में मुंबई प्रदेश में कुर्मी महासभा की सुरुवात की. त्याने भरपूर कार्यक्रम केले. त्यांची माझी ओळख 5-6 वर्षापूर्वी झाली आणि त्याने जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये आम्ही छोटे मोठे कार्यक्रम करतो त्यावेळेस डॉक्टर बाबूलाल सिंग फक्त एक फोनवर तिथं उपस्थित राहतात आणि सातत्याने ते समाजाला त्यांनी वाहून घेतलं. असं हे जे व्यक्तिमत्व आहे ते व्यक्तिमत्व महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही कोणाकोपऱ्यामध्ये आपल्या कोणत्याही अडीअडचणीला धावून येणार असं हे व्यक्तिमत्व डॉक्टर बाबूलाल सिंग. काम ऐसा है, उन्होंने नाफेड जो है, नाफेड जो कांदा प्याज जो रहता है उसकी खरीदी करते हैं. समीर पाटिल कहाँ है? ये समीर पाटिल ऐसा एक व्यक्ति है कि सिर्फ उसका मन और दिमाग उद्योग व्यवसाय में लगा है और जो भी युवा है महाराष्ट्र में उसको इकट्ठा करके उसको पूरी गाइडलाइन देते, जैसे कि कंपनी फर्म कैसे करनी चाहिए, कैसे स्टेबलाइज करनी चाहिए, उसका प्रोडक्शन कैसा निकलना चाहिए, उसकी ग्रेडिंग कैसी करनी चाहिए, ये सब कुछ बताते हो. और उसके लिए जो धनंजय भाई वर्मा है उनको हमने बताया है कि उनको अगर महाराष्ट्र का उद्योग व्यवसाय का संयोजक अगर बनाते हैं, रिपोर्टर है, 2-4 पेपर के जो दिल्ली पेपर है उसके रिपोर्टर भी है और अपने महासभा के महासचिव है, आगे आइए. और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि ये एनसीपी के लीडर है
अजीत पवार गढ़ के और अपने महासभा के वो महासचिव थे। जैसे कि वो प्रमोद टोमे पाटिल जो अपने उद्योग व्यवसायी है, ये 5000 लोगों को एक दिन में 5000 जो आईटी वर्कर है उनको खाना सप्लाई करते हैं पुणे में। सबसे बड़ी उनकी ये कंपनी है ममता कैटर्स, उनकी कंपनी है और बहुत बड़ा कारोबार है उनका। लेकिन सब वक्त देते हैं समाज के लिए, पैसा भी देते हैं, समय देते हैं और पूरे लगन के साथ वो काम करते हैं। संगठन चल रहा है महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा संगठन चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम चालू है, हर तालुके में हमारा काम चालू है, हर जगह पर ये जो अपने फादर जो पैरेंटल बॉडी जो है उसका काम चल रहा है। उसके साथ साथ हमारा महिला महाअध्यक्षा का जो हमारी शोभाताई गायकवाड़ है, डॉक्टर शोभाताई गायकवाड़, उनको डॉक्टरेट खिताब मिला है और उनको सम्मानित किया है राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के हाथों से उनको सम्मान मिला है। और उन्होंने 5-7 किताबें लिखी है। उसका जो 5 किताबें हैं उनका आज यहाँ पब्लिकेशन करना है, प्रकाशन करना है मान्यवर के हाथों से। तो ये जो सब ही सर्व मंडळी त्या ठिकाणी काम करत आहेत। महाराष्ट्र सॉरी छत्रपति संभाजीनगर में एक कार्यक्रम लेना है और 15 दिन के अंदर हमने ये जो प्रयास किया है तो और सबको इकट्ठा करके सबको हमने फोन पर कभी मीटिंग लेकर, कभी ऑनलाइन मीटिंग लेकर सबने अच्छा सहयोग दिया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी जो मांगे हैं आज हमारे यहाँ बीच। और रही दूसरी बात है, आज डॉक्टर मंगेश देशमुख आए नहीं इधर, उन्होंने भी हमें बहुत मार्गदर्शन किया है। पहले वो अध्यक्ष थे डॉक्टर मंगेश देशमुख, सुद्धा मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो त्यांना। ठराव आम्ही माननीय पंकजी चौधरी साहेबांना देणार होतो आणि त्यांनी ते आदरणीय भारत सरकारच्या ताब्यात देऊन संबंधित खात्याचा जो मंत्री असो त्याच्याकडे हे ठराव द्यायचे आणि हे ठराव कुर्मी महासभेच्या माध्यमातून आले। त्याच्यावर संसदेमध्ये, पार्लमेंटमध्ये, कॅबिनेटमध्ये अशा प्रकारे विचार झाला पाहिजे आणि तिथे हे कायदे पास झाले पाहिजेत। यासाठी कुर्मी महासभा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीच्या वतीने आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करणार आहोत। ते ठराव तुम्हाला मी सांगतो अशा पद्धतीने आम्ही क्लास आहे की आपले भारताचे पहिले कृषी मंत्री आदरणीय पंजाबराव देशमुख ते आपल्या कुर्मी महासभेचे 2 वेळा राष्ट्रीय अधिवेशनाचे अध्यक्ष सुद्धा होते। या ठिकाणी आपण सर्वांच्या वतीने हा ठराव पास करून संबंधित जे मंत्री आहेत, संबंधित खात्याचे जे मंत्री असतील, जो ठराव असेल त्या विषयाचे जे संबंधित मंत्री असतील त्यांच्याकडे हा ठराव आपण पाठवणार आहोत आणि हा ठराव आदरणीय पंकजी चौधरी साहेब अर्थ राज्यमंत्री भारत सरकार यांच्याकडे पाठवणार आहोत। आजच्या ठरावाची माहिती तुम्हाला सांगतो का कुर्मी महासभेच्या माध्यमातून भारताचे पहिले कृषी मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार मिळाला। भारतातले आपण किती अनेक नेत्यांचं पाहतो की त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार मिळाला आहे। आपल्या कुर्मी समाजाचा, आपल्या मराठा समाजाचा महान नेता डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांचं कार्य प्रचंड मोठं आहे। पहिले भारताचे कृषी मंत्री आहेत आणि आपण त्यांच्यासाठी त्यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार मिळालाच पाहिजे अशा पद्धतीची मागणी आपण या अधिवेशनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी करत आहोत। दुसरा विषय असा आहे की नाफेड
तर निवृत्ती नेहारकर यांनी जो विषय सुचवलेला आहे, नाफेड NCCF कांदा खरेदी बंपर स्टॉक, तो कांदा जो खरेदी केला जातो आणि त्याची बंपर स्टॉक जो असतो, त्या स्टॉक में बहुत बहुत बड़ा घोटाला है। वो घोटाला की इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI से इंक्वायरी होनी चाहिए, ED से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा मोठा असं काय विषय, सर्वात मोठा भ्रष्टाचार निघू शकतो अशा पद्धतीची या ठिकाणी आपण मागणी केली। तिसरी मागणी आपण अशी केली आहे, भारतातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला निर्यात बंदी करणे, म्हणजे जो आपला कृषक समाज आहे, सबसे ज्यादा समाज हा कृषक, कुर्मी समाज कृषक आहे, तर त्या समाजाचा जो भाजीपाला उत्पादन आहे, म्हणजे कृषी मालावर जो आधारित जेवढा भाजीपाला किंवा कृषी माल जो आहे त्याच्यावर निर्यात बंदी करणे। निर्यातीला बंदी केली तर त्याला रेट मिळत नाही, दाम मिळत नाही, भाव मिळत नाही। जर भाव मिळवून घ्यायचा असेल तर निर्यात बंदी उठवली पाहिजे, अशा पद्धतीची मागणी आपण या आजच्या अधिवेशनामध्ये करत आहोत। हा दुसरा महत्त्वाचा विषय असा आहे का, जो शेतकरी असतो आपल्याकडे, आपल्याला पत सहकारी संस्था असतात शेतीसाठी, म्हणजे सेवा सहकारी, पत सेवा सहकारी संस्था असते, प्रत्येक गावामध्ये असते, जी सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या माध्यमातून आपल्याला पत सोसायटी पत उपलब्ध करून देते, ऋण अवेलेबल करके देता है, वो बिन ब्याज ऋण उपलब्ध अवेलेबल करके देता है। ये हमारे यहाँ का कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है। तो उसमें जो बिन ब्याज पर जो ऋण मिलता है हर किसान को, उसकी मर्यादा बढ़ानी चाहिए, उसको दुगना करना चाहिए, त्याची मर्यादा दुप्पट केली पाहिजे। आणि हे कर्ज हा बिनव्याजी कर्ज असते, त्या शेतकऱ्याला 1 वर्ष आतमध्ये भरायचं असते, आणि अशा शेतकऱ्याला बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा जर वाढवली तर शेतकरी चांगल्या पद्धतीने सक्षम होऊ शकतो, आणि 80 ते 90% शेतकरी हा आपल्या समाजाचा आहे, कुर्मी समाज का, कृषक समाज का, खेतियार समाज आहे। चौथी मागणी आपली अशी आहे की ज्येष्ठ नागरिक, जो सिनियर सिटीजन आहे, 60च्या वर जो व्यक्ती कोणी असो, त्या व्यक्तीला रेल्वेच्या प्रवासामध्ये 50% सवलत मिळाली पाहिजे, आणि 75च्या पुढे जर एखादा सिनियर सिटीजन असेल, ज्येष्ठ नागरिक असेल, तर त्याला संपूर्ण सवलत मिळाली पाहिजे, अशा पद्धतीचा ठराव आपण या ठिकाणी आज पास करतो। मराठा कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे, अपने महाराष्ट्र में जो कुणबी और मराठा जो स्टूडेंट है, उनको अब्रॉड में अगर जाना हो तो उसके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्कॉलरशिप का टारगेट जो है, जैसे कि 100 लोगों को, 100 स्टूडेंट को दिया जाता है, तो उसमें अगर 5 गुना अगर बढ़ोतरी करते तो जो 50% जो समाज है उसको न्याय मिल सकता है। इसलिए ये सभा ये ठराव पारित करती है की त्या विद्यार्थ्यांना जी स्कॉलरशिप मिळली जाते परदेशामध्ये शिक्षणासाठी, ते 100च विद्यार्थी असेल, त्या ठिकाणी जर 500 विद्यार्थी केले सरकारने तर चांगल्या पद्धतीने मराठा कुणबी विद्यार्थ्यांना हा फायदा मिळू शकतो। दुसरा एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की आपण MIDC पाहतो, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये MIDC असते, MIDC झोन। MIDC झोन मध्ये उद्योग धंद्यावर आधारित उद्योगपतींना 5 वर्षासाठी चांगल्या पद्धतीच्या सवलती दिल्या जातात, आणि जमीन मात्र शेतकऱ्याच्या घेतल्या जातात, जमीन मात्र शेतकऱ्याच्या घेतल्या जातात, आणि तिथं उद्योग धंद्यांना 5 वर्षासाठी प्रचंड अशा सवलती दिल्या जातात, आणि त्यांना उद्योग धंद्यामध्ये मोठे केले जाते। त्यामध्ये लाईट असो, GST असो, पाणी असो, त्यामध्ये पायाभूत सुविधा असो, या सगळ्या सुविधा सरकार त्या उद्योग धंद्याला देत असतात। पण उद्योग धंदे हे कसे चालतील जर शेतीमाल जर विकसित झाला नाही, शेती जर पिकली नाही, शेती जर माल उत्पादन झालं नाही, तर कशा पद्धतीने हे उद्योगधंदे चालतील। तर आपली मागणी अशी आहे की ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीची वसाहती होतात त्या ठिकाणी जर कृषीमाल उद्योगावर, म्हणजे कृषीच्या मालावर, उद्योगावर आधारित जर अशा पद्धतीच्या वसाहती तयार केल्या, म्हणजे MIDC सारख्या वसाहती तयार केल्या, आणि शेतकऱ्यांना सुद्धा उद्योगपती बनवावं, अशा पद्धतीची मागणी आज ही सभा करते। सर्व देशाचा
आणि सर्व माणसांचा मानवाचा महत्वाचा कणा म्हणजे असं जर माणूस जगायचा असेल तर शेतकऱ्याला जगवायला पाहिजे. शेतकरी जगला पाहिजे. शेतकरी जगला तर माणूस जगू शकतो, देश जगू शकतो, जग जगू शकते. मग अशा सगळ्यांना जर पेन्शन योजना लागू आहेत तर शेतकऱ्याला पेन्शन योजना का लागू नाही? तर आपण ह्या ठिकाणी ती एक मागणी करतो की शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी. अशा पद्धतीची या ठिकाणी या सभेमध्ये या अधिवेशनमध्ये आपण मागणी करतो. दुसरी मागणी अशी आहे की कुणबी मराठा समाजासाठी सारथी जी संस्था आहे, सारथी, ज्यामधून मराठा आणि कुणबी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना रोजगार किंवा उद्योगपती किंवा उद्योग व्यावसायिक बनवण्याची एक चांगल्या पद्धतीची संस्था महाराष्ट्र सरकारने विकसित केली आहे. पण त्या सारथी संस्थेला आतापर्यंत जो पतपुरवठा शासनाने केलेला आहे तो फार कमी केलेला आहे. कारण समाजाच्या गुणोत्तर प्रमाणाच्या माध्यमातून जो गुणोत्तर प्रमाणे महाराष्ट्र समाजाचा 50 ते 60% समाज आपला महाराष्ट्रामध्ये 50 ते 60%च्या गुणोत्तर प्रमाणामध्ये सारथी संस्थेला तशा पद्धतीचा पतपुरवठा होत नाही. तो पतपुरवठा जर सुरळीत आणि जास्त झाला तर चांगल्या पद्धतीचे मराठा आणि कुणबी समाजाला म्हणजे कुणबी समाजाच्या तरुणांना चांगल्या पद्धतीने न्याय मिळू शकतो. म्हणून आजची ही सभा मराठा कुणबी समाजासाठी कार्यरत असलेली सारथी संस्थेला अधिक सक्षम करावी आणि जास्तीत जास्त पतपुरवठा त्या संस्थेला करावे आणि त्या सारथी संस्थेमध्ये आणखी योजना अंतर्भूत कराव्या अशा पद्धतीची मागणी आज ही सभा आज या ठिकाणी सर्वसंमतीने ठरवतात. आज विशेष म्हणजे असं आहे की आदरणीय जे आपले सिंदखेड राजाचे लखुजी राजे जाधव यांचे वंशज आदरणीय शिवाजी राजे जाधव या ठिकाणी आले आहेत. त्यांचं मी या ठिकाणी कुणबी महासभेच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आमचं अस्तित्व, आमची अस्मिता, आमचा गौरव राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ यांचे वंशज आदरणीय शिवाजीराजे जाधव यांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे. त्यांचं टाळ्याच्या गजरात त्यांचं स्वागत करावं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ महासाहेबांचा विजय असो. या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले सिंदखेड राजाचे राजे शिवाजी स्वागत करी. हीच जिजाऊ जिच्या असे जिजाऊ मासाहेबांच्या वंशज राजे जाधव यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे. अखिल भारतीय कुणबी क्षत्रिय महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हा जो येथील हॉल, येथील व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था 15 दिवसापासून सातत्याने ते संपर्कात आहेत. महाराष्ट्राच्या अध्यक्षांशी ते संपर्कात असून प्रत्येकाला वेळोवेळी मदत करणारे आमचे विजयजी काकडे, त्यांचा फार मोठा इतिहास आहे. त्यांच्या घराण्याला पटेल साहब, उनको जो विजय काकड़े पाटिल है उनका जो घराना है उनको छत्रपति शिवराय के काल से सरदार की उपाधि से नवाजा गया, इसलिए वो उनको सरदार ही बोलते, हम सरदार विजय पाटिल, विजय काकड़े पाटिल. हे सर्व कार्य करत असताना महासभेच्या माध्यमातून अनेक माणसं पुढे आली. त्यांनी प्रचंड असं मदत केली. आज आम्ही सर्वात जास्त मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर ही जी महानगर आहेत त्या महानगरामध्ये सर्वात जास्त आम्ही लक्ष देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. यहाँ तमिलनाडु के उद्योग व्यवसाय के
अध्यक्ष तमिलनाडु के सर्वानंद जी यहाँ आए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और माननीय श्री राम खिलावन साहब जी के पीए और वहाँ के सचिव प्रतिपाल पटेल साहब, और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ नासिक के जो हमारे डॉक्टर संजय गायकवाड़ है, कहाँ है, एक वहाँ नासिक डिवीजन के वो अध्यक्ष है, उनके 2 हाई स्कूल है, वो हाई स्कूल चलाते हैं और एक सबसे बढ़िया काम करते हो। आमचे संदीप काळे पाटील हे महाराष्ट्राचे कोषाध्यक्ष आहेत। गेल्या 5-7 वर्षापासून कुर्मी महासभेमध्ये प्रचंड असं त्याचं काम सुरू आहे आणि सातत्याने ते ॲक्टिव्ह पर्सन म्हणून त्यांना आम्ही संबोधतो। त्याला कधीही फोन करा, त्यांची मदत कायमची असते। माननीय श्री सर्वानंद जी जो उद्योग महासभा तमिलनाडु के अध्यक्ष है कुर्मी महासभा के, उनका मैं प्रमोद पाटिल जी को कहता हूँ कि उनका स्वागत कीजिए। और यहाँ मैं मान्य तुम्ही पाटलाला, त्यानंतर डॉक्टर शोभाताई गायकवाड यांच्या पुस्तकाचं सुद्धा प्रकाशन या ठिकाणी होणार आहे। तत्पूर्वी मी जे संदीपजी काळे, संजय गायकवाड, योगेश पाटील, दत्ता कवडे, संधू सावंत, चंद्रकांत भोईर असेल यांना सुद्धा मी धन्यवाद देतो। आजची ही सभा मान्यवरांच्या मार्गदर्शन, या राष्ट्रीय पातळीवर कशा प्रकारची पार्श्वभूमी आहे हे आपण अगदी सविस्तरपणे सांगितलं आहे, त्याबद्दल आम्ही आपले आभार व्यक्त करतो। आणि यानंतर एक प्रमुख कार्यक्रम या ठिकाणी आपण विविध मान्यवर आहेत आणि त्यांचा या ठिकाणी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभेच्या वतीनं आपण सन्मान करणार आहोत। सर्व प्रकारी कर्मचारी कल्याण प्रतिष्ठान या संस्थेचा आपण या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करणार आहोत। त्यामध्ये आहेत कृष्णा दुधाते, विष्णू चव्हाण, कृष्णा तुपेजी। कृपया आपणास विनंती आहे, कृपया आपण मंचावर यावं। आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर निरंजनजी साहेब यांना विनंती करतो की मराठा अधिकारी कर्मचारी कल्याण प्रतिष्ठानच्या या संस्थेचं आपण या ठिकाणी सन्मान करावा। सन्मान चिन्ह, शाल व पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी आपण त्यांचा सन्मान करावा ही आपणास विनंती करतो। मराठा अधिकारी कर्मचारी कल्याण प्रतिष्ठान, कृपया आपण समोर यायचं आहे। या ठिकाणी उपस्थित असणारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन सर, आपणास विनंती करतो, कृपया आपण त्यांचे या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। त्यानंतरचा पुरस्कार आहे सरदार मध्ये त्यांनी प्रमुख अशी भूमिका बजावलेली आहे। मी उमेश कुमार पटेल जी आपल्याला विनंती करतो, कृपया सरदार विजय काकडेजी यांचा या ठिकाणी उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून या ठिकाणी आपण सन्मान करायचा आहे। जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर संपूर्ण कोकणभरात ते आमचे मार्गदर्शक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते किसनजी बोंद्रे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभेच्या वतीनं उत्कृष्ट साहेबांचा सन्मान करायचा आहे। आतापर्यंत 350 पुरस्कार आदरणीय किसन भाऊंना मिळालेले आहेत। 351वा हा पुरस्कार आहे। किसन भाऊचं कार्य पूर्ण महाराष्ट्रभर फेमस आहे। धन्यवाद किशन भाऊ, आपण आलात आणि हा सन्मान स्वीकारला त्याबद्दल आम्ही आपले आभार व्यक्त करतो। आपलं मार्गदर्शन आम्हाला सातत्यानं लाभावं आपणास विनंती। माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री LP पटेल सर। उद्योजक म्हणून भारत सरकारचा त्यांना उत्कृष्ट उद्योजक म्हणून पुरस्कार मिळालेला आहे।
आणि सातत्याने सामाजिक जाणीव ठेवून ते कार्यरत आहेत. अनेक शहापूर निवासी कुणबी समाज मंडळ आणि या अशा विविध संस्थांमध्ये गेले अनेक वर्ष ते सातत्याने कार्य करत आहेत. राजेंना पुन्हा एकदा विनंती आहे, आपण या ठिकाणी हरिभक्त परायण भानुदास भोईर यांचं या ठिकाणी आपण सन्मान करावा. अतिशय चांगले प्रबोधनकार आहेत आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून असेल, प्रत्यक्ष असेल, प्रवचन कीर्तनाच्या माध्यमातून असेल, सामाजिक ज्या उणीवा आहेत त्याच्यावर सातत्याने ते भाष्य करत असतात आणि तरुणांना एक चांगलं मार्गदर्शन त्यांच्या माध्यमातून होत असतं. या ठिकाणी पष्टे सरांचं स्वागत करायचं आहे, सन्मान करायचा आहे, माफ करा, शाल, पुष्पगुच्छ व सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी आपलं स्वागत होत आहे. आर्यन रॉय ये वीडियो कल है कल 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 ये कल मीटिंग क्या पर्पस हाँ ये न्यूज़पेपर में ना सब पेपर में टुमारो मीटिंग क्या पर्पस टुमारो इट्स बिजनेस पर्पस और आदमी का माता जी की जय, जिजाऊ माता जी की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धन्यवाद। बहनों एवं भाइयों, आज के इस अखिल भारतीय कुंभ क्षत्रिय महासभा के प्रादेशिक अधिवेशन में और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कुंभ क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वी.एस. निरंजन साहब, महासचिव आदरणीय उमेश कुमार पटेल जी, अखिल भारतीय कुंभ क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हमारी बेटी श्रीमती लता ऋषि चंद्राकर जी, अखिल भारतीय कुंभ क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा महाधिवेशन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदरणीय भाई धीरज पाटीदार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रदेशों के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय मध्य प्रदेश से श्री राम खिलावन पटेल जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासक, और इसके अलावा हमारे संजय भाई ने सभी लोगों का परिचय करा दिया है और उसमें मैं ये नहीं चाहता कि समय जारी लूं। हमारे बीच उपस्थित महाराज राज परिवार से आदरणीय शिवाजी और सम्मानीय मंच उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज समाज के और महाराष्ट्र प्रदेश के लिए जो ज्वलंत बातें थी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय भाई पाटिल ने अच्छी तरह से विस्तृत रूप से बताई है और उन्होंने जो प्रस्ताव रखे हैं वो भी सबके हितार्थ है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उन प्रस्तावों को पारित करके और प्रांतीय कार्यकारिणी से अनुमोदन करके और उन प्रस्तावों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को भेजा जाए और राष्ट्रीय कार्य समिति उसका अनुमोदन करके जिस विभाग से केंद्र शासित संबंधित है उस प्रस्ताव को भेजा। ठीक है, त्यांच्याशी बोलताना गेला। मैं आपको और समझ ज्यादा नहीं लूंगा, केवल इतना बताना चाहूंगा कि आज पूरे देश में अखिल भारतीय कुंभ क्षत्रिय महासभा के माध्यम से 45 महाअधिवेशन हो चुके हैं और उन 45 महाअधिवेशन में से अगर उनकी अध्यक्षता की है तो महाराष्ट्र प्रदेश से जो अध्यक्षता की जिन लोगों ने वो लगभग 8 है
8 महान विभूतियों ने हमारे अखिल भारतीय कुल क्षत्रिय महासभा की अध्यक्षता की और उसमें सबसे पहला नाम अपने छत्रपति साहू जी महाराज जी का, जो हमारी 13वां वो था राष्ट्रीय महाधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कानपुर में दी थी और जहां पर उनको राजस का विभूषित किया गया, राजस। तो आज साहू जी महाराज को हम लोग राजस छत्रपति शिवाजी वो साहू जी महाराज के। और इसके बाद वही नहीं, उनकी श्रीमती जी विमला वो नहीं, वो पंजाब राव देशमुख थी, उन्होंने भी की थी। तो पंजाब राव देशमुख जी, उनकी पत्नी जी रामचंद्र राव जी ने, और आपके पाटिल साहब ने, सदानंद पाटिल नाम था, वसंतदादा पाटिल, हाँ उन्होंने की थी। और इसके बाद ये बहुत, और इसके अलावा और बताओ, मध्य प्रदेश में देवास के जो महाराजा थे वो भी मराठा, और उन लोगों ने पवार, और उन्होंने भी 4 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की अलग अलग। ये इस बात को दर्शाता है कि महाराष्ट्र में पहले से ही पूरे देश के कुलियों को जनजागृत करने के लिए और एक करने की ये मंशा पूरे प्रदेश में और देश में थी। और आज मराठा कुलियों का, चाहे वो पवार हो, चाहे वो देशमुख हो, और चाहे और राजा परिवार गौंड से हो, घराने से, वो सब जो है ना उसमें थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो इसके बाद उनका अगर एक नोट कोई देखे, उसमें जो दिया गया था उसमें लिखा था उन्होंने कि मैं भी कोई समाज से, हाँ ठीक है ना, हाँ। तो ये चीजें आप ये देखिए। तो हमको जब 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुल क्षत्रिय महासभा का हैदराबाद में बनाया गया, तो अध्यक्ष बनने के बाद हमने ये सोचा कि अखिल भारतीय कुल क्षत्रिय महासभा जब तक परिपूर्ण नहीं होती है, जब तक पूरे देश के कुर्मी चाहे जिस क्षेत्र में जिस उपजात के नाम से जाने जाते हो, वो सब एक बैनर के नीचे नहीं आते। और उसी के तहत हमने जब समाज सेवा में आए तो 4 संकल्प लिए। पहला ये कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बनूंगा, दूसरा ये कभी पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और तीसरा ये कि पूरे देश का भ्रमण अपने पैसे से करूंगा, संस्था की निश्चित पैसा नहीं लूंगा, और चौथा ये कि जब लगेगा कि मैं उस स्पीड से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहा हूँ तो अलग हो जाऊंगा, और मैं अलग हो गया। और मैंने निरंजन साहब को सौंप दिया, उन्होंने कहा आप संभालो, एंगस्टर है और इस काम पे। एक समाज के कार्यकर्ता को सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि वो जिसके लिए काम कर रहा हो वो उसका विश्वास अर्जित करे, और जब तक उसका विश्वास अर्जित नहीं कर सकता तब तक वो समाज सेवी नहीं हो। ये आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात ये आती है कि जब विश्वास अर्जित कर लेंगे आप, तो आपकी जितनी कार्य योजनाएं होगी और जिसको क्रियान्वित करना चाहेंगे वो आप वो कार्य परिपूर्ण होगा और वो नीचे तक उठा जाए। हमारी महासभा में 4 तरह की कार्य समितियां हैं। राष्ट्रीय स्तर पर समितियां हमारी 4 तरह की हैं, उसी अनुसार से नीचे तक जाती है। पहली सामान्य कार्य समिति कहता है, बलाज के मुताबिक अखिल भारतीय कुल क्षत्रिय महासभा का उसमें 4 तरह की सदस्यता है, और एक पहली सदस्यता है वार्षिक सदस्यता जो 200 रुपए, और दूसरी सदस्यता है आजीवन सदस्यता जो 1000 रुपए की 10 साल के लिए, और जो वार्षिक होती है 1 साल के लिए होती।
और तीसरी सदस्यता है संरक्षक सदस्य, जो 5,000 रुपए का बनता है, वो भी 10 साल तक के लिए होता है। और चौथी सदस्यता है वो सम्मानीय सदस्य। सम्मानीय सदस्य उनको कहते हैं जो 10,000 से ऊपर के बनते, ये हर स्तर पे बनते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर संगठन को बनाना है तो संगठन को बनाना, सदस्यता को संपूर्ण करना है। सदस्यता के माध्यम से आप उस तक पहुंच जाते हैं व्यक्ति तक जिसके माध्यम से अपने को काम कराना है या काम करना है। तो यह चीज करने के लिए पहला किसी समाज के विकास के लिए 2 चीज के लिए बहुत जरूरी है सामाजिक कार्य। पहला ये है कि शक्तिशाली संगठन और दूसरा ये कि विकास की गतिविधियां। तो ये इसके माध्यम से तो आप संगठन और उसको बनाइए मजबूत। अब दूसरी आती है कि विकास की गतिविधियां क्या। विकास की गतिविधियां जब तक आपके पास ग्रामीण अंचल से ये जानकारी नहीं मिलेगी कि हमारी समस्या क्या है, तो सबसे पहले जरूरी है जितनी समितियां बनी है वो ग्रामीण अंचल का सर्वे करके और वहां से जो रहने वाले हैं उनकी समस्याओं का एक सूची बना, उन समस्याओं को सूची बनाकर और फिर उसका समाधान करने के लिए हमको इस लेवल पर चिंता करने की जरूरत है कि इसका समाधान जो समस्याएं हैं वो कौन कर सकता है। क्या वो ग्रामीण के वहीं के ग्राम पंचायत के माध्यम से हो सकता है, क्या ब्लॉक के माध्यम से हो सकता है, क्या संगठन के माध्यम से होता है, सामाजिक विकास की गतिविधियों के माध्यम हो सकता है, क्या राज्य शासन से हो सकता है, क्या जिला प्रशासन से हो सकता है, क्या ये केंद्र शासन से हो सकता है। इन चीजों को ये देखिए, मैं इसलिए इतना सब चीजें आपसे बात कर रहा हूं कि आप जिले से यहाँ पर आए हुए, आपको काम करना है। काम करना तो सीएम साहब से करना होगा। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं समाज सेवा में आया तो मैं ये भूल गया कि मैं क्या था क्या हूँ। मैं ये आया कि मैं एक समाज सेवक हूँ और अपना तन मन धन तीनों समर्पित कर दिया और पूरे देश का एक राज्यों में 10 से 25 बार भ्रमण किया और 10 से 25 बार जो भ्रमण किया उस 14 सालों में वो उसने करीब 14 लाख किलोमीटर की यात्रा किया और वो भी स्लीपर में। ये मैं नहीं बताना चाहता कि मैं क्या था, वो भी स्लीपर में। ये इसलिए कि हमको जब ये सब चीजें इस संसार से त्याग करके समयदान करके करेंगे तभी हो सकता है। समयदान बहुत जरूरी है किसी सामाजिक संगठन। और एक बात और विश्वास रखिए, मैसेज का तंत्र मोबाइल है, मीडिया है, लेकिन पहले वो आदमी वहां तक आप पहुंच करके उनको पहले आप अपनी जितनी भी जानकारी है वो मैसेज के माध्यम से दीजिए, पहले उनको बताइए, तब इस संपर्क उसके माध्यम से कर सकते हैं। और नहीं, अगर आप लोग ये चाहेंगे कि हम केवल मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से सब पूरा संगठन चलाएंगे, कभी संभव नहीं। संगठन ये चाहता कि बराबर हमारा संपर्क बना रहेगा और ये अगर संपर्क बना रहेगा तो आप कुछ न कुछ कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं और हमारी विकास की जो गतिविधियां हैं वो 5 गतिविधियां हैं मुख्य। पहली सामाजिक विकास, पहला। दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा शैक्षणिक विकास, चौथा राजनीतिक विकास और 5वां सांस्कृतिक विकास। और इन सभी मुख्य गतिविधियों और विकास की इसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं। जैसे सामाजिक विकास में कर जाएंगे तो अब ये होगा कि हम ये कहते हैं कि फिरका परस्ती तोड़ो, क्षेत्रीयता की बात छोड़ो, एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो। अब आप फिर कैसे होगा? क्यों ये कहते? अगर पूरे देश के कुर्मियों को जोड़ना है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी के रिश्ता के माध्यम से ही इसको जोड़ना।
दूसरा, समूह विवाह में ही शादी करें। क्यों? शादी विवाह में जितना खर्चा होता है, तो अब आप आ जाइए कि समूह विवाह में शादी यदि करेंगे, अगर 15 लोग, 20 लोग, 25 परिवार के यहाँ शादी तय हो गई और अगर इकट्ठा करके एक समिति के माध्यम से और विवाह का ये होता है, तो खर्चा आपका बिल्कुल नगण्य हो जाता है। वो पैसा बचेगा और वो पैसा दूसरे काम में आएगा, जो आपके बच्चों को और अपने उनको पढ़ाने के लिखाने में के काम में आएगा, खेती के काम में आएगा, सब कुछ। नहीं, बिना कर्जे के शादी नहीं होती, कर्ज लेने के बाद ही शादी होती है। आप जाके सर्वे कर लीजिए ग्राम में। तीसरा, दहेज न लेंगे न देंगे, ये संकल्प लेना। ये अगर आपने संकल्प ले लिया तो अभी इसके बाद वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन इसको सोचना होगा कि मेरा लड़का तो ऐसा है और हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तब इसके बाद शादी करेंगे। और उन्होंने कहा मेरी बेटी जैसे पड़ी, हमको यही लड़का चाहिए, तो बेच दो अपना घर द्वार सब और इसके बाद उस लड़के की शादी कर दो। ये बहुत चीजें ऐसी है। अब नशा मुक्ति, मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में कितनी नशा चलता है, लेकिन नशा मुक्ति पर आज कल यंगस्टर, क्षमा करेंगे जो युवा है, यंगस्टर आप देख लीजिए कि बहुत सारे आ रहे हैं जो नशा पे जाने में। इन सब चीजों को अपने को छोड़ना पड़ेगा। आज इतनी बीमारियां हो रही हैं, वो सब इसी वजह से हो रही हैं। चाहे वो आप बीड़ी पीजिए, चाहे सिगरेट पीजिए, चाहे शराब पीजिए, चाहे चरस, चाहे भांग, चाहे गांजा, सब चीजें ऐसी हैं। इन चीजों को देखने की जरूरत है। तो ये उदाहरण के रूप में बताया, मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि समय, लेकिन ये काम बहुत सारे हैं। अभी हमारे बहुत साथी जो बैठे हैं वो सब इन चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय, माता जीजाबाई की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति साहू जी महाराज की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, समाज के सभी महापुरुषों की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों। आज महाराष्ट्र के देवगिरी महाविद्यालय में महाराष्ट्र प्रदेश के प्रांतीय सम्मेलन में अदृश्य सत्ता के रूप में विराजमान है। मेरे जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम करते हुए, समाज के महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, यहाँ मंच में मंचासीन है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय, परम सम्मानीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीएस निरंजन जी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी। मंच में मंचासीन है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एलपी पटेल जी, हमारे महामंत्री डॉक्टर उमेश जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री रामखिलावन पटेल जी, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज पाटीदार जी, व्यापार प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक भाई धनंजय वर्मा जी छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमारे राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हमारी परम पूजनीय हमारी आंटी श्रीमती नीलम निरंजन जी, हमारी संयुक्त सचिव बहन गायत्री पाटीदार जी, हमारे प्रदेश की महिला अध्यक्ष बहन शोभा जी, और यहाँ हमारे राजा साहब श्री शिवाजी राजे जी, मंच में मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, यहाँ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई संजय पाटिल जी, मंच का संचालन कर रहे हैं भाई प्रमोद जी और भाई जयेश जी, और यहाँ पे उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए और महाराष्ट्र के सभी जिलों से पधारे सभी मेरे भाइयों बहनों का हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। अभी पूर्व वक्ताओं ने अपना अपना विचार व्यक्त किए, हमारे संगठन के बारे में जानकारी दिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष
संजय पाटिल जी विस्तार से बताए, हमारे महासभा का इतिहास क्या है उसको बताए। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री LP पटेल जी अपना विचार रखे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, हमारे अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन 1894 में हुआ। 1894 में होने के बाद आज ऑल इंडिया में हमारे कुर्मी महासभा के लगभग 33 करोड़ जनसंख्या है। और अभी संजय पाटिल जी बता रहे थे ना, कड़वा, कुंभी, गायकवाड़, चंद्राकर, वर्मा, मतलब सरनेम, इतने सारे सरनेम, लगभग 1400 से 1500 उपजाति है पूरा ऑल इंडिया में। भाई मैं ये बताना चाहूंगी आप लोगों को, महिला संगठन का क्या क्या कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि मेरे को महिला समाज का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी मिली है। सन 2011 में मुझको दायित्व मिला। सन 2011 के बाद 118 साल के इतिहास में पहले बार सन 2012 में 28 दिसंबर 2012 छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में प्रथम राष्ट्रीय महिला सम्मेलन संपन्न हुआ। दूसरी राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हमारे श्री राम खेलवन पटेल जी, हमारे LP पटेल जी के सहयोग से मध्य प्रदेश के खजुराहो में 26 और 27 सितंबर 2015 को द्वितीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन संपन्न हुआ। हमारा तृतीय राष्ट्रीय महिला सम्मेलन झारखंड के रांची में 9 और 10 सितंबर 2017 को संपन्न हुआ। हमारा चतुर्थ राष्ट्रीय महिला अधिवेशन 8 और 9 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में संपन्न हुआ। ये हमारे महासभा जो महिला संगठन की जो गतिविधियां है उनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दी। हम एक उद्देश्य लेकर चले थे, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सम्मान, सुरक्षा, महिलाओं के लिए सख्त आंदोलन के रूप में काम हमारा चल रहा है। जो समाज शिक्षित है निश्चित रूप से उसका विकास अग्रसर होगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये हमको लेके, ये भावना लेके समाज में हमको काम करना है। जिस देश में, जिस राष्ट्र में हम जन्म लिए हैं उस देश और राष्ट्र के लिए हमको कुछ कर जाना है। आज जितने भी हमारे मंचासीन पदाधिकारी बैठे हैं, यहाँ भी इधर हमारे भाई बहन बैठे हैं, अगर हमको दायित्व मिलता है, चाहे जिला का मिले, चाहे तालुका का, गांव का, कहीं का भी हमको जिम्मेदारी मिलता है तो हम निष्ठा पूर्वक काम करें। अभी हमारे LP पटेल जी बता रहे थे ना, कितना लाख किलोमीटर और कितने गांव को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अगर आज समाज का जो परिदृश्य, दशा और दिशा दिख रहा है 2008 के बाद ही दिख रहा है। इसके लिए क्या होना चाहिए? लगन, निष्ठा, त्याग, समर्पण, ये सब चीज हम में होना चाहिए। अगर हम कोई भी संगठन, कोई भी समाज में अगर हम दायित्व लेते हैं तो इसको निष्ठा पूर्वक निर्वहन करें। हम समाज की बात करते हैं, अभी समाज में बहुत सारा बात आया कि समाज में बिना दहेज के शादी होना चाहिए, क्योंकि फिजूल खर्ची, बढ़ती महंगाई को देखते हुए हम समाज में, ठीक है पैसे वाले हैं उन लोग तो बहुत अच्छे से तामझाम से पैसा शादी करेंगे, लेकिन जो सामान्य वर्ग है, निम्न वर्ग है, उन लोग देखा देखी क्या करते हैं, अपने जमीन को बेचते हैं, अपने जायदाद को कोई ना कोई जगह गिरवी रखते हैं या बेचते हैं, उसके बाद अपने बेटा बेटी का शादी करते हैं। ऐसे कभी मत करना मेरे भाइयों एवं बहनों, जमीन को बेचकर बेटा बेटी का विवाह नहीं करना, क्योंकि महासभा के द्वारा हमारे गुजरात प्रांत में ऑल इंडिया लेवल में सामूहिक विवाह अभी तक से लगभग 6 से 7 बार बिना दहेज का हो चुका है, जिसमें एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लड़के लड़कियों का बिना दहेज के शादी हुआ है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, आज महाराष्ट्र, अगर हम सहकारिता के क्षेत्र की बात करें तो भारतवर्ष में गुजरात और महाराष्ट्र अग्रणी प्रांत है जो सहकारिता के क्षेत्र में अग्रसर है। तो क्यों ना ये सामूहिक लग्न जो बिना दहेज के शादी है उसको भी महाराष्ट्र में शुरुआत आप लोग करिए, चाहे भले 5 जोड़ा 10 जोड़ा छोटे रूप से ही क्यों ना शुरुआत करें, बिल्कुल करना चाहिए। अभी जैसे नशा उन्मूलन की बात की है, नशा उन्मूलन मेरे को ये लगता है, मेरे जानकारी में और जब मैं भ्रमण करती हूँ या आज इतना बड़े उम्र मुझको यही देखने को मिला, संस्कार। सबसे पहले तो हम घर से संस्कार दें अपने बच्चों को।
हम बोल देते हैं डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस, आईपीएस, लेकिन ये नहीं बोलते हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे। जिस दिन हमारे बच्चे संस्कारवान बन जाएंगे, निश्चित रूप से वो परिवार, समाज और राष्ट्र सुसंस्कृत और सुसंस्कृत बनेंगे। तब ये सब चीज कोई मायने नहीं रखेगा। इसीलिए सबसे पहले हम अपने बच्चों को संस्कारवान बनावें और राष्ट्र के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के प्रति लगन, जिस देश में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज शौर्य और वीरता के प्रति, हमारे माता जीजाबाई, आज छत्रपति शिवाजी महाराज अगर स्वराज की स्थापना किया तो उसके गुरु थी माता जीजाबाई। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हम घर परिवार में अपने बच्चों को संस्कारवान बनाए और आगे बढ़ाए। आज महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। हमारे आयोजक मंडल और खासकर मैं प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई संजय पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ, भाई प्रमोद जी को, जिन्होंने आज इतना सुंदर आयोजन किए। अभी जो हमारे समाज के भाइयों का महाराष्ट्र के अभी सम्मान हुआ मंच के माध्यम से, जितने सम्मानित हुए मेरे भाई और बहनों, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। आप लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, हर क्षेत्र में समाज और राष्ट्र के नाम को रोशन करें। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जब राजनीति की बात है तो ऑल इंडिया में हमारे समाज के 110 सांसद है, लगभग 10 मंत्री है, राज्य और कैबिनेट मंत्री। ये हमारे कुर्मी समाज की उपलब्धि है। तो हमको एक दूसरा का सहयोग देकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है। और यहाँ संजय भाई बता रहे थे अलग अलग जिला से हमारे भाई आए हैं, हमारे भाई प्याज के लिए इतना अच्छा आंदोलन, मतलब वाकई में हम किसान हैं जो हम उत्पाद करते हैं। मैं भी एक किसान हूँ, अपने खेत में पाम ऑयल जो होता है ना, उसका पौधा लगाई हूँ और पूरे किसान का यूनियन बना दिए हैं। हम लोग 50 किसान, लगभग अभी 50 किसान और लगभग 500 एकड़ में पाम ऑयल लगाए हैं हमारे क्षेत्र में। और उसका रेट और मूल्य हम लोग तय करते हैं और वो तय करते हैं, मूल्य को मानना पड़ता है। तो किसान जो उत्पादन कर रहे हैं उसका अधिकार किसान को रहता है और अपने उत्पादन के लिए उस किसान को अधिकार है। तो सबसे पहले अपने अधिकार के प्रति हमको जागरूक होना है और जागृति फैलाना है। शायद समय बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे अंकल जी देख रहे हैं और मैं क्षमा चाहूंगी, बहुत ज्यादा बोल दी और मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। चंद 4 पंक्ति के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी। जा तेरे सपने बड़े हो, जा तेरे सपने बड़े हो, अपने पैरों पे खुद से खड़े हो। जा तेरे सपने बड़े हो, जा तेरे सपने बड़े हो, छोटे कुएं से निकल ऊंची छलांग लगा, गगन में उड़ने को पंख पसार जरा, अपने मकसद पे नजरे गड़े हो, अपने मकसद पे नजरे गड़े हो। जा तेरे सपने बड़े हो, जा तेरे सपने बड़े हो। जय भारत, जय कुर्मी समाज। जी महाराज जिंदाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे, सरदार पटेल अमर रहे, जिजाऊ माता अमर रहे। सभी समाज में जन्मे संत महापुरुषों के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए आज अखिल भारतीय कुल क्षत्रिय महासभा के इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर VS निरंजन जी, हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, हमारे देश के वित्त जो है राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी थे। मैंने 3 तारीख को उनसे मुलाकात की थी, तो उनने बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास फोटो भी है उनके साथ। तो वो उनको प्रधानमंत्री ने कोई विशेष जिम्मेवारी दे दी, इसलिए नहीं आ पाए। तो मैंने कहा आपके जानकारी के लिए बता दूं
आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हम सबके मार्गदर्शक, हमारे देश के समाज के राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय एलपी पटेल जी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की, 1478 उपजातियों को समाज में जोड़ने का काम किया। हम तो हमेशा कहते हैं देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और समाज के लौह पुरुष आदरणीय एलपी पटेल जी हैं, और उनने जो जो काम किए हैं उनको अक्षर से पूरा करने में हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष BS निरंजन जी लगे हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर उमेश पटेल जी, जिनका भी बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन आप लोगों ने सुना। हमारी बहन राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष लता ऋषि चंद्राकर जी, हमारे राष्ट्रीय युवा संगठन के अध्यक्ष आदरणीय धीरज पाटीदार जी, हमारे व्यवसाय व्यापार होता है, हम लोग सब मदद करेंगे। महिला सम्मेलन महाराष्ट्र में और उसका नेतृत्व आपका परिवार करे, ऐसा हमारा अनुरोध है उनसे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ हैं और नहीं सब लोग कहेंगे हमारे राष्ट्र आपको करीब 3500 महिलाएं मिलेंगी यहाँ देखने को, उनके कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, उनके डांस मिलेंगे, उनकी बोली बोलेगी, उनके वक्तव्य मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि हम 23 राज्यों, कुल 23 राज्यों में हमारी महासभा है। अभी नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम छोड़ के नहीं है। करीब 32 करोड़ 88 लाख लोग हैं। तो आपको शिरडी में बहुत छोटा संगम मिला था, लेकिन जब महिला सम्मेलन आप आयोजित करेंगे, जब चुनाव के बाद 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद, क्योंकि हमारे अधिवेशन तो 3 साल में होते हैं, 1 साल में महिला, 1 साल में बाद 3-3 साल चलता है। तो मैं आदरणीय शिवाजी राजी महाराज यादव जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और पता नहीं मुझे बहुत दिल को छू लिया है अपने जीवन में, जो उन्होंने बात कही है वो पते की बात कही। मैं तो पहले बार अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने आप को मेरा प्राउड है कि मैं पहली बार मराठवाड़ा क्षेत्र में आया। इस क्षेत्र की गूंज न केवल महाराष्ट्र में है, पूरे भारत के हर जिले में। शिवाजी महाराज को आपसे ज्यादा शेष भारतवासी मानते, आपसे ज्यादा गांव-गांव में जो मूर्तियां शिवाजी महाराज की लगी हुई, स्वराज के नाम से लगी है, उनको कोई आप मराठवासी पा नहीं सकते। कहीं भी आप जाइए, आप मध्य प्रदेश से पकड़िए, बुंदेलखंड पकड़िए, गांव में जाइए तो शिवाजी महाराज की आपको मूर्ति लगी। वो इसलिए कि उन्होंने जो काम किया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उस समय क्रांतिकारी काम करना कितनी बड़ी बात है। खैर, मैं ऐसी धरती पे आया हूँ जहाँ शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, उन्हें अपने काम किए। संत तुकाराम जी, एकनाथ जी और हमारे संत साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज संत, उन्होंने जो काम किया उस धरती को मैं नमन करूंगा। मैं आते ही पहले जलेश्वर मंदिर गया, 12वां ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, बहुत अच्छे ढंग से दर्शन हुए। तो मैं अपने आप को और सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसा मौका इस जीवन में कहाँ मिलने वाला। मैं दुनिया भर में गया हूं, कई विदेश की यात्राएं किया हूं, बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूं, लालटेन में पढ़ा हूं, लालटेन के युग से पढ़ के प्रशासन की सेवा में सिलेक्ट हुआ हूं। तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी आप सोच सकते हैं। छोटा गांव, कीचड़ भरे रास्ते, खेती का काम, वर्षा आधारित खेती, और हमारे पूर्वजों ने कितने सालों से काम किया होगा। उसके बाद हम लोग आगे निकले, उस गांव से निकले और गांव से निकल रहे हैं। तो ऐसी धरती को हम प्रणाम करते हैं महाराष्ट्र को, जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में पूरे भारत को नाम दिया। उनके समकक्ष साहू जी महाराज के समकक्ष वल्लभ भाई पटेल, 1 साल का अंतर था 74 में जन्म लेने का। 2 महापुरुष हमारे समाज के। मैं इस काम के लिए जब गुजरात राजस्थान गया तो राजस्थान के यहाँ बहुत बड़े पुराने लोग हमारे समाज में जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि पाटीदार हम क्यों लिख रहे हैं, हम तो कुणबी हैं। उनके जो युवा साथी थे उन्होंने मना किया कि भाई हम लोग तो पाटीदार हैं,
एलपी पटेल जी को बहुत टाइम लगा। एलपी पटेल जिसके पीछे पड़ जाते थे प्रदेश को, उसको खंगाल लेते थे। मैं जब इनके साथ 5 साल इनका हनुमान बन के रहा, 5 साल महामंत्री के रूप में रात दिन इनके साथ रहा, तो मैं मुझसे ज्यादा अध्ययन कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए, तो वहां के जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनसे कहा आपकी मार्कशीट में क्या लिखा है। तो साहब मार्कशीट देखी गई, मार्कशीट में लिखा फला फला पाटीदार जात कुनवी। उस प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे गुजरात राजस्थान के पाटीदार एक होकर कुनवी को उसमें समाज में। तो उन्होंने कहा मुझे यही पता नहीं था कि हम लोग हैं कौन, कहां से आए हैं, क्या काम करना है। तो ऐसे बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, तो कुनवी उत्पत्ति कुनवी से हुई। हमारा इतिहास वेदों से है, 6वीं ईसा शताब्दी की 6वीं से है, जब मल्ल वंश होता था, कुछ वंश होता था, तथागत बुद्ध भगवान हुए करते थे, उसके पहले से है। हमें ज्ञान हुआ ना हो ज्ञान, हम 14 से 88 जातियों में जरूर बटे हैं, लेकिन ये जो हमारी कुर्मी समाज है, ये गाला जी बैठे हैं यहाँ, कहाँ गए आप? गाला जी सुब्रमण्यम को देखिए आप थोड़ा। इन्होंने कापू समाज के 1.5 करोड़ लोगों को, 1 करोड़, ये आपके सामने बैठे हैं, ये बोलना नहीं चाहते, थोड़ा प्रॉब्लम है। आप सोचिए कि हमारे यहाँ कितने महापुरुष हमारे समाज में। एलपी पटेल ने तो राष्ट्र को किया ही है, लेकिन इन्होंने अपने आंध्र प्रदेश में कापू समाज को एक कर दिया। विजयवाड़ा में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें साउथ इंडिया की सभी कुर्मी आए। और आज यहाँ हमारे बीच में तमिलनाडु से लोग आए। जब सम्मेलन आप करेंगे तो 500 से लेकर 1000 लोग आते हैं तमिलनाडु से, महिलाएं और पुरुष, जो चोलावंश राज थे। आप जाएंगे, जितने मंदिर बने दक्षिण भारत में, आप देखेंगे वो चोला वंश बनाए। कुर्मी मलेशिया तक बना दिए मंदिर, लेकिन पहले पता नहीं था। जब ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोग हम लोगों से मिले और जब इतिहास दिया, तब मुझे मालूम चला। तो मैंने एक पुस्तक निकाली, इतनी मोटी, इतनी सारी बुक। आप लोगों में गुजरात कौन गया था? हाथ उठाओ। 1 2 4 6 8 10। कितना अच्छा सम्मेलन हुआ, 1 नंबर। करीब 60,000 लोग आए थे, सबको खाने के लिए, सबको रहने के लिए, सबको गाड़ी, सबकी घर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, और आप उनके परिवार के सदस्य हो गए। आज भी होंगे, आज भी आप टेलीफोन करते होंगे उन्हें, और आपको वो टेलीफोन। ये हमने एक सिस्टम बदला। जब हमें एलपी पटेल साहब ने प्रभार दिया, तो हमने कहा कुछ नया सिस्टम करें जोड़ने का। हमने उसको डिजिटलाइज किया। हम है कहाँ, कौन है, किसको, एक दूसरे को कैसे जानेंगे, तो रजिस्ट्रेशन शुरू कराया। आज हमारे पास पूरे भारत का डिजिटल डाटा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं, और आप क्या चाहते हैं। अगर आप एक बटन दबा के कभी साउथ इंडिया में फंस जाते हो, और आपने साउथ इंडिया और आंध्र प्रदेश को इनको मैसेज कर दिया, तो रेलवे स्टेशन आपके पहुंचने के पहले वो पहुंच जाएंगे। आप देख लीजिए, आसाम जाएंगे, अगर आप फोन कर दीजिए उस लिस्ट में, आप जहां उतरेंगे हवाई अड्डे से, हवाई जहाज से, वहां 50 लोग केसरिया झंडा लिए मिलेंगे। भले महाराष्ट्र में ना मिले, लेकिन आप महाराष्ट्र के बाहर जाइए, आपको 100 आदमी गाड़ी लिए मिलेंगे, 100 गाड़ी लिए मिलेंगे केसरिया, कि हमारे समाज के लोग आए हैं, हमसे हमारे काम करने आए। आप इनके यहाँ जाके देखिए। आप अभी इनके यहाँ लास्ट ईयर सम्मेलन हुआ है, तो अब इनका नंबर हो सकता है 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद आए, क्योंकि एक बार सम्मेलन हो जाता तो वहां नहीं आता है, तो दोबारा नंबर। खैर, हमें कुछ छोटी सी बात बताना है। पहले तो ये बताना है कि हम यहाँ आए क्यों, भली कम संख्या में आए, हम क्यों आए हैं और हमें करना क्या है। हमारा मन कहीं घर में भटक रहा होगा, कहीं कुछ सोच रहे होंगे मन में, तो हम अपन लोग यहाँ आए किस लिए हैं। पहले तो ये विचार मंथन करना है, और हमें आगे करना क्या है। साथियों, अब आप विचार मंथन करिए, हम अपनी बात कहते जाएंगे। महासभा के जो कार्य है वो हमारे एलपी पटेल साहब ने बता दिए। हम
राजनीतिक, सामाजिक, ये जो हमारे बाइलाज में लिखा है कि सामाजिक रूप में हमें क्या करना है, राजनीतिक रूप से क्या करना है, हमें आर्थिक रूप से क्या करना है, हमें सांस्कृतिक रूप से क्या करना है, वो बता दी। उसका अगर हम विस्तार से जाएंगे 2 घंटे लगेंगे। हमें अपने कार्यों के साथ साथ कोई भी धंधा मिले वो धंधा करना है। हमें दिन में ऐसा नहीं कि मैं केवल खेती पे आश्रित रहूं, हमें कोई ना कोई बिजनेस करना है और जहां बच्चे बच्चियों का मन लगता हो उस क्षेत्र में भेजना है। और महासभा ने करीब 10 करोड़ के लगभग, राजा साहब 10 करोड़ का करीब लगभग भवन बना दिया है दिल्ली में। उसमें जो लड़कियां लड़के पीसीएस यूपीएससी में मेन एग्जाम में आए हों, मेन एग्जाम में जो आए हों, उनको फ्री शिक्षा जब तक वो इंटरव्यू में पास ना हो जाए, जब तक वो पास ना हो जाए, उनके रहने के लिए दिल्ली जैसी जगह पे मेट्रो के सामने, ये पिछले साल हम लोगों ने इनॉग्रेट करके भवन दिल्ली महासभा को समर्पित कर दिया। केवल उस परिवार को अपने प्रदेश जिले की महासभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे लिखाना पड़ेगा कि हमारी समाज की लड़का है, लड़की है, और प्रदेश अध्यक्ष उस पर लिखेगा और सीधा दिल्ली भेज देंगे, तो वहां उसका एडमिशन हो जाएगा। फ्री लाइब्रेरी, लेटेस्ट लाइब्रेरी ये तैयार महासभा ने कर दी। तो इसकी एक सुविधा कि अगर हमारे 35-40 बच्चे निकलते आते, आजकल हमारे करीब 250 बच्चे आईएएस में हैं और टोटल मिला के 18 से 37 करीब ऑल इंडिया सर्विस में है, नीचे की सर्विस में नहीं। उसको हमने अपनी बुक में दिया है। बुक आप लाए थे कोई? जो यहाँ से 50 लोग गए थे, अभी हाथ उठाए, एक हमने बुक बनाई थी, आप लाए हैं? उसमें सबके एड्रेस है, पूरे भारत के कुर्मी समाज का इतिहास हमने नए सिरे से उसमें डाला है, हर प्रदेश का, सिक्किम से लेके, झारखंड से लेके, आसाम से लेके, पश्चिम तक लेके, हरियाणा से लेके केरल और तमिलनाडु का पूरा इतिहास उसमें है। वो क्यों किया? इसलिए किया कि साउथ भी जाना है, नॉर्थ भी जाना है, ईस्ट भी जाना है, वेस्ट के हम लोग हैं क्या, हमारे प्रदेश में बोला क्या जाता है, किसको क्या बोला जाता है, कौन सी जात होती है, हमें किससे मिलना है। उसमें टेलीफोन नंबर, मेल भी है, ईमेल भी है और लेख भी है। जब पंजाब राव देशमुख जी के पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने अध्यक्षता की 1919 में, तो कानपुर के चारों तरफ, लखनऊ से लेके कानपुर तक और जालौन से लेके जगह नहीं मिल रही थी। छत्रपति साहू जी महाराज को देखने जब गए, वहां उन्होंने अध्यक्षता की थी। जैसे हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में, मैं विसनगर गुजरात में अध्यक्षता कर रहा था, तो वो 1919 में महासभा की अध्यक्षता कर रहे थे। तो चारों तरफ से सैलाब इतना उमड़ा, तो उनको सब लोगों ने राजस की उपाधि, राजस। पंजाब राव देशमुख ने जो काम किया वो बड़ा अद्वितीय है। आप लोगों ने तो अभी प्रस्ताव पारित किया है, अगर जरूरत पड़े तो पूरा भारत पंजाब राव देशमुख के लिए लड़ने को तैयार हो जाएगा अगर उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। आप लोग शुरुआत की है, ये चिंगारी पूरे भारत में फैल जाएगी और जो हमारा राष्ट्रीय बैठक होगी उसमें आपके प्रस्ताव को रखेंगे और मंजूरी दिला के जितने लोग बैठे हैं दिल्ली में, एक से एक सांसद हैं अपने समाज की और 16 राज्यसभा सदस्य, मैंने सबको लेटर लिखा था। 2 लोगों को छोड़ के सबके लेटर के थैंक्स आ गए और सबने मान लिया। आपके यहाँ के बहुत सारी सांसदों ने 1-2 को छोड़ के मान लिया। वो मंत्री है कोई महिला, उन्होंने भी लेटर ऑफ थैंक्स दिया। मतलब पूरे भारत को हमने अपने महासभा की तरफ से लेटर ऑफ थैंक्स दिया। मैंने और उमेश कुमार कहाँ गए, तो हम दोनों ने लेटर दिया था कि शायद वो समझे, इतिहास देते हुए उनको धन्यवाद दिया। तो उन्होंने जवाब दिया मैं हूं। तो हम लोगों ने तय किया कि अब हम दिल्ली में इन सब लोगों का एक भोज देंगे। भोज के बहाने उनको उनका ब्रेन वॉश करते हैं। क्या होता है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता मैं सबसे ज्यादा क्वालिफाइड। हर व्यक्ति में कोई ना एक क्वालिटी होती है, कोई भी व्यक्ति हो, गांव से लेके शहर तक, कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष, ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई एक न एक क्वालिटी ना हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। तो हम लोग उनका ब्रेन वॉश इसलिए करते हैं कि आप सबका काम करिए लेकिन समाज को साथ में लेके चलिए।
मैं जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमिश्नर रहा करता था तो आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी को आना नहीं पड़ता था। और इसकी गवाह हमारे मध्य प्रदेश के वासी है। दिल्ली में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था तो वो वासी है, हमने तो छोड़ दिया 1 साल पहले, नौकरी छोड़ दी समाज के लिए, और जल्दी से जल्दी हम एसपी पटेल साहब के पास पहुंच गए और पूरे लाइफ में किया। इसलिए नहीं किया कि हमने कोई एहसान किया है, हमें ये हुआ जैसा संत तुकाराम जी ने कहा कि मेरे गर्भ में कुर्मी, मुझे भी लगा मैं कुर्मी हूं, क्योंकि हमारे साथ अत्याचार हमने छोटे से देखा, 1-2 समाज के लोगों ने देखा। हमने तय किया कि हम किसी की लकीर छोटी नहीं करेंगे, हम अपनी लकीर देश के लिए बड़ी करें। हम किसी जात के धर्म में नहीं जाएंगे, लेकिन हम कुर्मी समाज की लकीर इतनी बड़ी कर देंगे कि देश के लिए हम एक योगदान के रूप में, समृद्धि के रूप में हमारा समाज जाना जाए, और हम किसी की बुराई नहीं करेंगे।